हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने आपको केसी के बारे में बताया था, क्यू के बारे में बताया था और हमने आपको ये बताया था कि कोई भी रिएक्शन थ्री स्टेट में हो सकती है। या तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी, या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही होगी, या फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही होगी। तो कोई भी रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, इसके लिए हमने आपको बताया था कि आप Q को KC से कंपेयर कर दीजिए और अगर KC की वैल्यू Q से अधिक होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, KC की वैल्यू Q से कम होगी तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, और अगर KC की वैल्यू Q के इक्वल होगी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगी। अब जैसे कोई भी रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गैस ट्वाइस NH3 गैस। अब इसके लिए हमें KC की वैल्यू लिखना है, तो हमने क्या तरीका सिखाया था कि प्रोडक्ट का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ NH3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ N2 एक्टिव मास ऑफ H2 की पावर 3। तो N2 का एक्टिव मास, H2 का एक्टिव मास और NH3 का एक्टिव मास, यानी जब हम KC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के एक्टिव मास को लिखा जाता है। तो आज हमें एक्टिव मास के बारे में पढ़ना है कि एक्टिव मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक्टिव मास एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरह का ब्रैकेट लगा दिए तो स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट एक्टिव मास। अब आपको एक्टिव मास कैलकुलेट करना है, तो एक्टिव मास इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम ml में है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। इस फॉर्मूले से हम एक्टिव मास कैलकुलेट करें। अब जिस स्पेसीज का आपको एक्टिव मास कैलकुलेट करना है उसी का मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो आप इस तरह लिखेंगे, वॉल्यूम अगर ml में है तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर या वॉल्यूम 1000 ml हो जाए, 1000 ml अगर ये हो जाएगा तो आप यहाँ 1 लिखेंगे या यहाँ 1000 लिखेंगे, तो एक्टिव मास इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एक्टिव मास इज इक्वल टू मोल्स ऑफ स्पेसीज। एक्टिव मास इज इक्वल टू मोल्स ऑफ स्पेसीज। तो जिस स्पेसीज का आपको एक्टिव मास निकालना है उस स्पेसीज के मोल्स के इक्वल। अगर किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया तो हम हमेशा वॉल्यूम कितना कंसीडर करेंगे, 1 लीटर। तो जब वॉल्यूम दिया हो तो जो भी वॉल्यूम क्वेश्चन में लिखा होगा उसको यूज करना है, लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं लिखा है तो हमेशा कितना कंसीडर करोगे, 1 लीटर। अब हमें मोल्स कैलकुलेट करना है, ठीक, लेकिन आपको ये जानना है कि एक्टिव मास ऑफ
एक्टिव मास ऑफ सॉलिड स्पीसीज, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड स्पीसीज एंड प्योर वाटर, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड स्पीसीज एंड प्योर वाटर is considered as unity. Unity means one. अगर कोई सॉलिड स्पीसीज है और प्योर वाटर है तो सॉलिड स्पीसीज और प्योर वाटर का एक्टिव मास कितना होगा? 1 होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब आपको इसके लिए Kc की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो Kc कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, एक्टिव मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बट कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों सॉलिड है और आपको पता है कि सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, इसलिए इनकी जगह क्या लिखेंगे? 1। बट कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड होता है और सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, इसलिए आप इसकी जगह 1 लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ CO2। तो जब भी अगर आपको किसी रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू लिखना है तो अगर कहीं सॉलिड लिखा हो तो आपको सॉलिड को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सॉलिड लिखेंगे भी तो फिर सॉलिड की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, इसलिए आपको सॉलिड को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट सॉलिड को हटा दीजिए और जो भी गैसियस स्पीसीज है या लिक्विड है तो उसको आप लिखिए, सॉलिड को लिखने की आवश्यकता नहीं। अब हम कैसे मोल्स को कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मोल्स पता चल जाएगा तो मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव मास। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स को हमें कैलकुलेट करना है। अब फर्स्ट मोल इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वेट को हमेशा ग्राम में लिखना है। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का वेट दिया हो तो वेट को या तो ग्राम एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से। तो एटम होगा तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करिए, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट से, और डिवाइड करेंगे तो आपको मोल्स मिलेगा। मोल्स इज इक्वल टू नंबर
ऑफ स्पेसीज डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। तो अगर नंबर दिया हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, एसटीपी पे वॉल्यूम दिया जाए, डिवाइडेड बाई 22.4। तो अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर है तो उसको 22.4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मोल मिल जाएगा। और मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, अगर ml में है तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल की वैल्यू मिलेगी। तो m इज मोलारिटी, इसमें जो हमने m लिखा है m इज मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, m इज मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब आप देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में वेट दिया हो तो आप फॉर्मूला फर्स्ट यूज करेंगे। अगर आपको नंबर किसी भी स्पेसीज का नंबर दिया हो तो आप फॉर्मूला नंबर सेकंड यूज करोगे। अगर किसी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर दिया हो तो फॉर्मूला नंबर थर्ड यूज करेंगे। और अगर मोलारिटी दिया हो तो आप फॉर्मूला नंबर 4 यूज करिए और किसी भी स्पेसीज का मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको मोल मिल जाएगा तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव मास। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हम यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको बताना है मोल्स कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स को आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट इज 24 ग्राम कार्बन एटम, 24 ग्राम कार्बन एटम। सेकंड इज 1.4 मिलीग्राम ऑफ N2। अब आप देखिए, हमें इसमें मोल्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इसमें लिखा है 24 ग्राम कार्बन, तो ग्राम लिखा है। ग्राम हमेशा वेट की यूनिट होती है। ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, ये वेट की यूनिट है। इसका मतलब ये क्या दिया है, वेट। और जब वेट दिया जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। तो अब आप देखिए, कार्बन है तो ग्राम एटॉमिक वेट यूज करेंगे। यहाँ मॉलिक्यूल दिया है तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को यूज करना है। तो यहाँ मोल कैसे कैलकुलेट होगा, मोल इज इक्वल टू वेट, हमने कहा था ग्राम में लिखिए, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट। वेट कितना दिया है 24। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 होता है और ये हो जाएगा 2 मोल। क्लियर है। यहाँ मिलीग्राम लिखा है और आपको पता है कि मिलीग्राम भी वेट की यूनिट होती है और इसलिए आपको यहाँ मोल कैलकुलेट करना है। तो मोल इज इक्वल टू वेट, लेकिन यहाँ N2 मॉलिक्यूल होता है और जब मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, एटम होगा तो एटॉमिक वेट लिखेंगे। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट दिया है 1.4 मिलीग्राम है। तो मिलीग्राम को पहले हम किस में चेंज करेंगे, ग्राम में। और ये आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम
इज इक्वल टू 10³ ग्राम होता है। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम होता है। तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है। 1.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो नाइट्रोजन, तो ये आपको पता है 7N14 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 है, लेकिन 2 एटम है तो कितना हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा 28। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1/1/20 इंटू 10⁻³ सो दिस इज 5 इंटू 10⁻⁵ मोल। दिस इज आंसर। तो इस तरीके से आप मोल्स को कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर आपको मोल मिल गया तो मोल को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक्टिव मास मिलेगा। अब आपसे थर्ड 3.01 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको इसमें मोल कैलकुलेट करना है। आपको कैलकुलेट करना है 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। क्लियर? तो अब देखिए 3.01 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल, ये तो एक नंबर है, और हमने बताया था कि अगर आपको नंबर दिया जाए तो मोल्स कैलकुलेट करना है तो वेट नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ मोल्स कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 10⁻23। वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू पुट करिए 10⁻20 डिवाइडेड बाई 6.02 10⁻23 1/2 इंटू 10⁻³ 1/2.5 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ मोल। तो इस तरह से हम मोल कैलकुलेट करें। यहाँ आपको वॉल्यूम दिया है, और वॉल्यूम हमें कैसे पता चला कि वॉल्यूम दिया है? तो इसमें लीटर है, लीटर मिलीलीटर ये वॉल्यूम की यूनिट होती है। तो 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, तो इसमें एसटीपी पर वॉल्यूम दिया है। और आपको ये बात पता है कि किसी भी गैस का एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ आपको मोल्स कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम एट एसटीपी पर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 दिया है 5.6 22.4, और ये हो जाएगा 1/4 मोल। तो इस तरीके से आप किसी भी स्पीशीज का मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर आपको मोल्स पता चल गया तो आप एक्टिव मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस इज एक्टिव मास। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइंड आउट एक्टिव मास ऑफ 25.6 ग्राम HI, 6 ग्राम HI प्रेजेंट इन 5 लीटर बेसल
प्रेजेंट इन 5 लीटर वेसल। अब आपको इसका एक्टिव मास निकालना, तो देखिए HI का एक्टिव मास निकालना है, तो एक्टिव मास ऑफ HI इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HI। मोल्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल्स ऑफ HI डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। आपको वॉल्यूम दिया है 5 लीटर, तो अब आपको पहले मोल्स कैलकुलेट करना है। तो मोल्स ऑफ HI, मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कई तरीके हमने मोल्स के बताए। इसमें ग्राम लिखा है, इसका मतलब इसमें क्या दिया है, वेट। तो वेट डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक वेट। वेट इसमें कितना दिया है, 25.6। HI का HI मॉलिक्यूल है, तो ग्राम मॉलिकुलर वेट, और HI का मॉलिकुलर वेट होता है 128, तो 128 और ये हो जाएगा 0.2 मोल। आपको मोल पता चल गया, और मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस इज एक्टिव मास, इसलिए यहाँ से एक्टिव मास मोल्स पता चल गया 0.2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 0.04। यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इस तरह से आप किसी का भी एक्टिव मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। फाइंड आउट एक्टिव मास ऑफ 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस एट STP। 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस एट STP। अब आपको इसका एक्टिव मास बताना है। तो अब देखिए, एक्टिव मास जब भी आपको कैलकुलेट करना है, तो जिस स्पेसीज का आपको एक्टिव मास निकालना है उसी का आप मोल्स कैलकुलेट करिए। तो देखिए इसमें 5.6 लीटर ऑक्सीजन लिखा है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है लेकिन मोल्स हमें मालूम नहीं है। लेकिन आप देखिए 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस एट STP, इसका मतलब मोल्स पहले कैलकुलेट करिए। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम STP पर डिवाइडेड बाई 22.4। वॉल्यूम कितना दिया, 5.6, 22.4, दिस इज 1/4 मोल। ये हमें मोल पता चल गया। अब अगर आपको मोल मालूम चल गया तो एक्टिव मास ऑक्सीजन का कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स कितना है 1/4, वॉल्यूम कितना है 5.6, और ये हो जाएगा 1/22.4 मोल पर लीटर। इस तरह से हम किसी का भी एक्टिव मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको इसका एक्टिव मास तुरंत बताना है क्योंकि इसका एक्टिव मास सबको मालूम है। बस आपको जल्दी इसका एक्टिव मास बता देना है। फाइंड आउट एक्टिव मास ऑफ 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें दिया हुआ है मोलर मास इज इक्वल टू 100। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1/10, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन लिखा है 1 और फोर्थ ऑप्शन है नन। हमने आपको ये बताया है कि अगर किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम ना दिया हो, अगर किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम ना दिया हो तो वॉल्यूम हमेशा कितना कंसीडर करेंगे, 1, वॉल्यूम 1 कंसीडर करेंगे। और अगर वॉल्यूम 1 होता है तो एक्टिव मास मोल्स के इक्वल। तो इसमें हमें एक्टिव मास कैल्शियम कार्बोनेट का लेना है। इसमें क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया तो वॉल्यूम 1 होगा, और अगर वॉल्यूम 1 है तो एक्टिव मास मोल्स ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया है इसका? 10, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 100 और 10 डिवाइडेड बाई 100, दिस इज 1/10। 1/10 पहला ऑप्शन 1/10 लिखा है, लेकिन जैसे ही आप इसको सही करके आएंगे ये गलत हो जाएगा। 1/10 सही नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसीलिए पूछा है कि आप तुरंत क्वेश्चन देखते ही 10 डिवाइडेड बाई 100 1/10 आंसर आएगा और 1/10 फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, इसलिए आप इसको टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। लेकिन ये सही नहीं होगा। तो ये इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि इसमें आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड होता है और सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है? 1 होता है, इसलिए इसका आंसर 1/10 नहीं है, इसका आंसर 1 है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा इसके पहले जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन लिखा है, उनमें किसी में भी मोलर मास नहीं दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में मोलर मास दिया है। तो मोलर मास क्वेश्चन में देने का मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर आपसे गलती करवाना चाहता है, क्योंकि मोलर मास दिया है, आपको पता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल्स के इक्वल होगा और मोल्स ही एक्टिव मास होगा, इसलिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1/10। ध्यान नहीं दिया, 1/10 सही करिए और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा कितना होता है? 1, इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट कर लेंगे? यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी। अब हमें केसी की यूनिट निकाल, तो केसी की यूनिट कैसे निकालते हैं? कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एन। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स अपॉन लीटर। तो मोल डिवाइडेड बाई लीटर की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन। इस तरह से हम केसी की यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। हमें डेल्टा एन की वैल्यू निकालना। डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मोल्स। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब हम डेल्टा एन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो प्रोडक्ट के जितने मोल्स हों उनको काउंट करिए, रिएक्टेंट के जितने मोल्स हों उसको काउंट करिए और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दीजिए, तो आपको डेल्टा एन की वैल्यू मिलेगी। लेकिन आपको याद रखना है कि जब हम डेल्टा एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो सॉलिड स्पीसीज को कंसीडर नहीं करेंगे। आपको पता है कि सॉलिड को इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है? 1। तो इन कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एन सॉलिड स्पीसीज इज नॉट कंसिडर, सॉलिड स्पीसीज इज नॉट कंसिडर। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हम डेल्टा एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो सॉलिड स्पीसीज को कंसीडर नहीं करेंगे। रीजन क्लियर है कि सॉलिड को इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है? 1 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए N2 + 3H2 से 2 NH3। सबसे पहले इसके लिए आप डेल्टा एन की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो हमने क्या कहा? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट तो जो यहाँ वैल्यू लिखी है इसी को हम मोल्स कहते हैं।
तो इसमें कितना प्रोडक्ट के मोल्स कितने 2, तो 2 माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यहाँ कितना है 3 प्लस इसके नाइट्रोजन के पहले कुछ नहीं लिखा है, और अगर पहले कुछ नहीं लिखा तो 1, तो 3 + 1। फिर से समझ लीजिए, डेल्टा एन की वैल्यू प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 2 माइनस रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कुछ नहीं लिखा है तो नाइट्रोजन के पहले कितना होगा 1, हाइड्रोजन के कितना मोल्स है 3, तो 3 + 1 4, 2 - 4 = -2। Kc की वैल्यू लिखना है। Kc कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, N2 का एक्टिव मास, H2 की पावर 3, यूनिट हमें लिखना है यूनिट ऑफ Kc। Kc की यूनिट क्या होगी, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स पर लीटर की पावर डेल्टा एन कितना है -2, इसको क्या लिख सकते हैं मोल -2 लीटर स्क्वायर। दिस इज आंसर। इसी तरह से NH4Cl सॉलिड है, NH3 गैस प्लस HCl गैस। तो इसके लिए सबसे पहले आप डेल्टा एन कैलकुलेट करिए। तो प्रोडक्ट के मोल्स, इसके पहले कुछ नहीं लिखा तो 1 प्लस HCl का कितना मोल्स है 1, कुछ ना लिखा हो तो 1 हो गया, माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, इसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, लेकिन रिएक्टेंट क्या है सॉलिड है, वो सॉलिड को कंसीडर नहीं करना तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो Kc कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्टेंट सॉलिड है इसलिए इसको कंसीडर नहीं करना, क्या हो जाएगा NH3 HCl, यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं मोल्स की पावर 2 लीटर की पावर। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से लिखा है A2 सॉलिड, 2B गैस, 2C गैस, 3D गैस। अब आप इसके लिए डेल्टा एन कैलकुलेट करो। तो प्रोडक्ट के मोल्स, तो यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, तो 2 + 3 माइनस रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में 2, ये तो सॉलिड है, सॉलिड को लिखना नहीं है, 2 + 0 5 - 2, ये तो 3 हो गया, और इसलिए यूनिट ऑफ Kc क्या हो जाएगी मोल पर लीटर की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं मोल की पावर 3 लीटर की पावर -3। तो इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन दी हो उस रिएक्शन के लिए Kc की यूनिट लिख सकते हैं, उसके लिए Kc की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एक्टिव मास क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बताया। तो आज इतना ही, अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके प्रीवियस लेक्चर भी आप देखें, क्योंकि जब तक आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 से आप कंप्लीट सीक्वेंस में पढ़ेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप बीच बीच से कोई भी लेक्चर देखेंगे तो फिर हो सकता आपको समझने में प्रॉब्लम हो। इसलिए आप इसको, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल सके और आप इसको पढ़िए। थैंक यू।